प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो विषय है, हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक का इसका काल रहता है। प्रथम विश्व युद्ध, पहली बार ये युद्ध विश्व के सभी महाद्वीपों में लड़ा गया। इससे पहले भी 2 से अधिक देशों के मध्य आपस में युद्ध हुए, लेकिन ये विश्वव्यापी युद्ध था। इस युद्ध में ये यूरोप के साथ, यूरोप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, सभी महाद्वीपों के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में ऐसे क्या कारण रहे कि ये युद्ध हुआ और इसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। इस युद्ध में जो है औद्योगिक क्रांति से ही हमारा चैप्टर प्रारंभ होता है। औद्योगिक क्रांति के कारण अधिक से अधिक धन की लालसा, अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालसा जो थी, उसके कारण एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ। वो सिस्टम क्या था कि अपने तैयार माल के लिए मंडियों की आवश्यकता थी और अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा, इसमें जो है, इसी में उग्र राष्ट्रवाद आया, इसी में जो है साम्राज्यवाद की होड़ लगी। परिणाम ये रहा कि विश्व जो है धीरे धीरे 2 गुटों में विभाजित होता चला गया। साम्राज्यवाद की होड़ के कारण इन देशों ने ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने की एक प्रवृत्ति बना ली। उन देशों के अंदर होड़ लग गई। इसी का रिजल्ट था कि जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ उलझता चला गया। इसी का रिजल्ट था, इसी उग्र राष्ट्रवाद का रिजल्ट था कि जो है प्रेस ने अपनी भूमिका निभाई और जो है एक दूसरे राष्ट्र के प्रति जो है जहर उगलना प्रारंभ कर दिया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के साथ ही विश्व युद्ध का आगाज हो गया। 1914 में जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय विश्व जो है 2 भागों में विभाजित हो चुका था, 2 ग्रुप बन चुके थे। और इसको विश्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ताकतवर जो मुल्क थे वो इन्हीं को माना जाए, यूरोप के देशों को ही माना जाता था उस टाइम। एक गुट जो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली का था। इसे हम त्रिगुट कहते हैं, जिसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। उसके साथ साथ दूसरा ग्रुप था जिसे हम मित्र गुट कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि जो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मुल्क जो है, दोनों देश जो है सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम आके कि इन लोगों को एक ग्रुप बनाना पड़ गया और जो है जो इतने लंबे युद्धों का एक दूसरे के खिलाफ युद्ध, इसमें आप अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी देख सकते हैं। नेपोलियन के द्वारा जो है पूरे के फ्रांस को रोन, पूरे के पूरे जो है यूरोप को रोन देना भी आता है, शामिल हो जाता है। तो ये सभी जो बातें भूलकर ये सभी लोग इकट्ठे हो गए। कहते प्रथम विश्व युद्ध के ऐसे कारण क्या थे? सबसे पहला कहते हैं, देखो ऑस्ट्रिया के युवराज की घटना जो है वो तो मात्र जो है आग में घी का काम किया। इससे पहले विश्व में ऐसा माहौल बन चुका था
विश्व में ऐसा माहौल बन चुका था कि जिसके कारण जो प्रथम विश्व युद्ध कभी भी हो सकता था, किसी भी घटना के कारण हो सकता था। और ये तो एक जो है तात्कालिक कारण को कारण होता है। सबसे पहला था उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता, उग्र राष्ट्रीयता से अभिप्राय है कि मेरा मुल्क, मेरा देश विश्व का नंबर 1 देश है, इससे महान कोई भी राष्ट्र नहीं है। ठीक है, अपने देश को तो महान मान लिया जाए, स्वयं को तो उच्च मान लिया जाए, लेकिन दूसरों को अपने से नीचा मानना, दूसरों को अपने से नीचा मानना और वो कार्य करना भी तो गलत है। फ्रांस की क्रांति हुई, इसमें जो एक विचारधारा ने जन्म लिया था, और विचारधारा थी कि जो है तानाशाहों का तख्ता पलट दिया जाए और उसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना हो, लोकतंत्र की स्थापना हो। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट के कारण यूरोप जो है युद्धों में उलझ गया था। एक राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार हुआ और वो उग्र राष्ट्रवाद था। जैसे आपने एक बात और आई थी, वाणिज्यवाद की बात थी। वाणिज्यवाद यानी ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी संचय किया जाए, उपनिवेश, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश प्राप्त किए जाए। और किस लिए? ताकि उस देश के पास ज्यादा से ज्यादा धन दौलत इकट्ठी हो जाए। जब उन देशों के पास ज्यादा धन दौलत इकट्ठी हो जाएगी तो क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि वो राष्ट्र विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र मान लिया जाएगा। तो ये भावना एक बल पकड़ती चलेगी कि मेरा राष्ट्र सबसे। फिर एक गिले गिले की जातीय भावना, जिसको राष्ट्रवाद के रूप में हम देखते हैं, एक जातीय भावना कि एक प्रकार की जाति के लोग, एक प्रकार के रक्त के लोग जो हैं, उनका भी एक राष्ट्र है। वो सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करके एक राष्ट्र बना दिया जाए। जिस प्रकार से जो है यहाँ आपने देखा होगा, ये इजराइल, यहूदी को मिला के यहाँ बना दिया, वहाँ सारा देश मुल्क जो विश्व के यहूदी यहाँ का बसाने शुरू कर दिए लोगों ने। उग्र राष्ट्रवाद का ही परिणाम था कि 1870 में इटली और 1871 ईस्वी में जर्मनी का राष्ट्रीयकरण हुआ। जब जर्मनी का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वहां फ्रांस के 2 प्रदेश, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी में युद्ध हुआ और परिणाम ये निकला था कि परिणाम बड़ा भयंकर निकला। और क्या निकला? परिणाम ये निकला कि अगर जर्मनी का एकीकरण ना होता तो कभी भी प्रथम विश्व युद्ध ना होता। यहीं से जो है विश्व युद्ध की एक भूमिका तैयार होने लगी थी। विश्व युद्ध की भूमिका तैयार होने लगी। कहते फ्रांस के 2 प्रांत अल्सेस और लॉरेंस इनसे छीन लिए गए। इन देशों में और पूरे के पूरे फ्रांस में एक भावना बल पकड़ने लगी कि हमारे ये प्रांत हमें वापस मिले। जब ये प्रांत वापस मिलने की बात आई, जब इन प्रांतों को वापस मिलने के, जर्मनी देगा नहीं, फ्रांस में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि फ्रांस और जर्मनी दोनों के दोनों शत्रु के रूप में स्थापित हो गए। 1870-71 का जो युद्ध है, जर्मन फ्रांस युद्ध, ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के लिए सहायक सिद्ध नहीं, अपितु जो सबसे बड़ा कारण सिद्ध होता है। अगर आप ये दे दो उग्र राष्ट्रवाद के से पहले कि जो है 1870-71 का जर्मनी और फ्रांस का युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, दे सकते हो आप। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बेटा और क्वेश्चन उलझ गए। चलो ठीक है, यहाँ जर्मनी में और फ्रांस में शत्रुता बन गई। इसी दौरान कहते हैं ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार कर लिया। और जो यहाँ हर्जेगोविना और बोस्निया थी, इसके अंदर जो वहां के लोग थे वो सर्बिया से उनका रक्त का संबंध था। सर्ब लोग चाहते, सर्बिया चाहता था कि सभी सर्ब लोग जो है इनका इकट्ठा होकर एक ग्रुप बन जाए और इनका एक देश बन जाए, ताकतवर देश के रूप में निर्माण हो जाए। सर्वसलावादी आंदोलन से ऑस्ट्रिया, जर्मनी व रूस के बीच तनाव पैदा हुआ। रूस जो सर्बिया का हिमायती था,
और जो है जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया का हिमायती था। तो इनके संबंधों में खटास आने लगी। इसी प्रकार से जो है ट्रेंटिनो और ट्रिस्की, ये दो प्रांत थे जो इटली के प्रांत ऑस्ट्रिया हंगरी कब्जा करा था। इस भावना से जो है धीरे धीरे ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के मध्य तनाव पैदा हो गया। अब ये बार बार इटली मांग करता इन्हीं प्रदेशों को पाने के लिए, इन्हीं प्रदेशों को बात करने के लिए जो 1882 में समझौता हुआ था, उस समझौते को दरकिनार करते हुए इटली जर्मनी ग्रुप की बजाय इंग्लैंड ग्रुप में शामिल हो गया था और युद्ध में शामिल हुआ था। कुल मिला के हम कहें कि राष्ट्रवाद, जो उग्र राष्ट्रवाद था, इस भावना से और बेटा उग्र राष्ट्रवाद का ही रिजल्ट था कि भाई घने तो घने उपनिवेश बसाओ। अब उपनिवेश बसाओगे तो होड़ तो लगेगी, ज्यादा से ज्यादा जो है देशों के साथ गुप्त संधि कर लो ताकि हमारे अपने हित साध्य हो सके। इसमें एक बात और भी थी, 1870-71 के बाद बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई थी। कौन सी? कि जो है जर्मनी को मित्रों से घेर के रखना, यानी मित्र बनाने गणे, ताकतवर मित्र। और ये नीति मानी कि फ्रांस मित्र विहीन रह जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट था ये चीज। अगला है साम्राज्यवाद की होड़। एक बीच में छोटी बात एक वो है, सेपीरो ने ठीक ही कहा है, राष्ट्रीयता की अंध भावना ने मानव जाति को चोट पहुंचाने के कारण स्पष्ट कर दिए थे। मानव जाति को चोट पहुंचाना, यानी जो राष्ट्रवाद था ना कि मेरा मुल्क सबसे महान, उससे भविष्य में जो है सभी देशों के संबंध आपस में खराब हुए। यहां तक पल्ला पड़े बेटा? कुछ समझ में आया है या नहीं आया? फिर ठीक है। अगला था बेटा साम्राज्यवाद की होड़। अब ये साम्राज्यवाद सीधी बात है कि अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करना। यह होड़ तो पहला भी लाग चुकी थी, जब यूरोप के देशों ने दूसरे देशों में जाके उपनिवेश बसाए थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद तो यह होड़ और भी ज्यादा तेज होगी। कैसे हुई? क्या चाहिए? अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए। अपने उद्योगों के लिए इन यूरोप के देशों को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, हालैंड को, इन सभी देशों को अपने लिए कच्चा माल चाहिए। और जो अपने तैयार माल है उसके लिए मंडियों की आवश्यकता है। तो इन्होंने जो है ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बसाने प्रारंभ कर दिए। बेटा 1870 के बाद तो एशिया व अफ्रीका के विभिन्न भागों के ऊपर खुली लूट मचा दी। नैतिक अनैतिक साधनों से इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बसाए। अब इसी दौरान क्या घटना घट गई? इसी दौरान घटना एक घट गई भाई, जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब एक नया देश और बीच में आ गया, और वो देश जो एक ताकतवर देश था। होड़ इनके अंदर और बढ़ गई। इंग्लैंड, उसने जर्मनी ने कहा था कि भाई मारती भी दो, इटली ने कहा मारती भी दो। अब यहीं से जो जर्मनी का एकीकरण है, यहीं से जो है मुल्कों के अंदर खलबली प्रारंभ होती है। जर्मनी की नीति अधिक से अधिक जो है उपनिवेश प्राप्त करने की, यही नीति इंग्लैंड की, और इंग्लैंड और फ्रांस ज्यादातर भाग के ऊपर कब्जा करे बैठे हैं। अब कोई भी अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जब अधिकार त्यागने को तैयार नहीं है तो होगा क्या? अधिकार त्यागने को बेटा नहीं तैयार थे तो इनमें जो है होड़ लगी। अब वो उसके अब कब्जा करे, उसका अब कब्जा करे। परिणाम नहीं हुआ कि आपस में टकराव हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी रूस गले भिड़ रहा है, आर्थिक हित करने लग रहे, जर्मनी फ्रांस गले घूमने लग रहा है। इंग्लैंड की, फिर जो इंग्लैंड सोचा था मैं, इंग्लैंड का हित इस बात में था कि यूरोप युद्ध में ना उलझे, क्योंकि वो एक व्यापारिक देश था। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन ये कोशिश नहीं कर पाए कि साम्राज्यों का किस प्रकार से विभाजन किया जाए। अब जिसके हाथ में बढ़िया तलवार है
जिसके पास ज्यादा पावर है वही जो है ज्यादा के ज्यादा उपनिवेश प्राप्त कर जाएगा। इस होड़ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने में सबसे प्रमुख भूमिका अदा की। गुप्त सैनिक संधियां। गुप्त सैनिक संधियां, बेटा जब बिस्मार्क था ना यहाँ जर्मनी के अंदर, यहाँ का चांसलर था, फ्रांस के साथ युद्ध हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब फ्रांस ने को मित्र विहीन करने की बिस्मार्क ने नीति प्राप्त कर दी। क्यों? अगर मित्र विहीन रहेगा, फ्रांस ताकतवर होगा, कल न जर्मनी के लिए खतरा होगा। अब दुश्मन को कमजोर कैसे किया जाए तो उसके लिए जो है इसको मित्र विहीन करना और स्वयं जो है मित्र बनाना, यही से प्रारंभ होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी दोनों में समझौता हो जाता है। जब दोनों के मध्य एक समझौता होता है, एक बात दिखाने की कि दो देश इकट्ठे हो गए भाई दो देश इकट्ठे हो गए। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी भी एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित था। अब क्या हुआ, अब जो है एक नया देश भी आया था और जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी थी, इटली। हालांकि इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों के मध्य तनाव था, दोनों के मध्य तनाव था। ट्रेंटिनो और ट्रिस्की जो प्रांत थे उनके बारे में, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जा में थे, तो दोनों के मध्य तनाव था। उसके बावजूद भी इटली ने, क्योंकि इटली ने को पता था कि जर्मनी एक ताकतवर देश है, और जो 1871 में जब इसका एकीकरण हुआ, 70 में जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ, 71 में जर्मनी का हुआ, तो जर्मनी ने सहयोग किया था, इसलिए इसका एकीकरण हो पाया था, अन्यथा नहीं होता। परिणाम यह हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और जर्मनी, ये तीनों देश मिल गए और इन तीनों देशों ने एक गठजोड़ बना लिया। और इस गठजोड़ को बेटा त्रिगुट भी कह देते हैं और त्रिपक्षीय गठबंधन भी कह देते हैं। त्रिगुट लिख दो जी भी कोई वही बात है, और त्रिपक्षीय गठबंधन कह दोगे वही भी वही बात है। अब क्या हुआ, बिस्मार्क ले गया संन्यास राजनीति से, वो साइड बाई हो गया। बिस्मार्क के साइड बाई होने से ऐसी कई घटनाएं घटी जिनके कारण जो है जर्मनी के अगेंस्ट रूस फ्रांस इकट्ठे हो गए सबसे पहले। अब रूस और फ्रांस इकट्ठे होने से पहले क्या था, फ्रांस को कोई मित्र नहीं मिल रहा, फ्रांस को कोई मित्र नहीं मिल रहा जर्मनी की नीतियों के कारण। कोई भी देश इसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। इंग्लैंड तो वैसे नहीं था उस टाइम, रूस भी चाहा था, लेकिन रूस को अपने आर्थिक, अपने वहां उन्नति करने के लिए, औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, रेलवे के प्रचार प्रसार के लिए, अन्य कामों के लिए धन की आवश्यकता थी। उसने जर्मनी से डिमांड की और जर्मनी ने उसको दिया को नहीं, जर्मनी ने उसको नहीं दिया। अब क्या हुआ, अब फ्रांस ने उसकी सहायता कर दी, फ्रांस पर पैसा तो हो गया, लेकिन फ्रांस जो है मित्र नहीं है फ्रांस का। फ्रांस ने इसको सहायता कर दी। ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं कि मामूली ब्याज, वो ब्याज भी नाट गया छोड़, क्योंकि उसको एक मित्र चाहिए था। रूस उस समय एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित था। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश था और यह माना करते रूस जो है धन धान्य में, आर्थिक संसाधनों में और जो है सामरिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। ये बात एक धारणा थी। तो दोनों देश जो है 1894 में इकट्ठे हो गए। जब फ्रांस के ये विदेश मंत्री वहां गए थे तो बेटा बहुत ज्यादा स्वागत किया गया था रूस के अंदर। रूस का गया तो फ्रांस में कराया गया। ये दिखाने का प्रयत्न किया गया था कि दोनों देश इकट्ठे, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था कि भाई इकट्ठे होकर लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन आर्थिक हित, एक बात ये दिखाने की कोशिश थी कि दो देश इकट्ठे हो गए हैं। अब इस दौरान एक घटना और घटती है। इंग्लैंड 1907 में इस गुट के साथ शामिल हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ जर्मनी की नीतियों के कारण। जर्मनी की नीतियों के कारण ये जर्मनी को पहले मित्रता के लिए इंग्लैंड ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जर्मनी को ने जो है इसको मना कर दिया था। केसर विलियम वहां का जो वहां का राजा था, उसने मना कर दिया
अब वो भी मित्र देखने लग गया। और इसने एक बात और कही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी कहा करता था, जर्मनी ने कहा, उसके वहां के शासक ने कहा कि हमारी जो सेना है, हमारी थल सेना जो है विश्व में नंबर 1 है। बिल्कुल थी भाई, केसर विलियम द्वितीय की सेना जो थी वास्तव में टॉप क्वालिटी की थी, नंबर 1 थी। और उसने कहा था कि हमारा भविष्य जो है ना अब समुद्र पर है। इसका मतलब था कि हम समुद्र के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शक्ति इकट्ठी करेंगे, यानी अपनी नौसेना को भी अपनी थल सेना की तरह स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे इससे ये हुआ कि जर्मनी के अगेंस्ट जो पहला दुश्मन होया करते फ्रांस और सॉरी ये इंग्लैंड, वो धीरे धीरे मित्र बनने लगे और 3 देश इकट्ठे हो गए। फिर एक बात इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं समझौते में लिखा था कि जो है एक देश के ऊपर अटैक, मतलब एक ग्रुप के ऊपर अटैक जो है वो सब के ऊपर अटैक माना जाएगा। जैसे नाटो है, सीटो है। नाटो का ये मतलब था, उसमें एक धारा थी कि जो भी देश इसका सदस्य है, जो भी देश का सदस्य है उसकी सहायता करी जाएगी, और जो भी देश दूसरा देश इस पर अटैक का एक देश पर अटैक करेगा तो पूरे के पूरे नाटो के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये बात थी। अब क्या हुआ कुछ घटनाएं घटी कुछ घटनाएं घटी जो धीरे धीरे विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के नजदीक ले आई, 2 ग्रुपों के रूप में। फिर हुआ बेटा अस्त्र शस्त्रों की होड़ या सैन्यवाद का प्रचार। अस्त्र शस्त्रों की होड़ या सैन्यवाद का प्रचार। अब देखो भाई, उग्र राष्ट्रवाद भी खूब जोरों पे है, साम्राज्यवाद की होड़ भी अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की भी है, और गुप्त सैनिक संधियां भी होगी। एक देश दूसरे देश से अपनी रक्षा भी करना चाहता है। अब ये सारे जो सारा सिस्टम क्रिएट हुआ कि एक देश दूसरे देश से रक्षा भी करना चाहता है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्रों की होड़ लगी, सैन्यवाद का प्रचार हुआ। सभी देशों ने क्या किया, अनिवार्य सैनिक भर्ती प्रारंभ कर दी। सभी देशों ने अनिवार्य सैनिक भर्ती प्रारंभ कर दी। इसकी देखे देख, एक देश की देखा देख दूसरा देश ने भी कर दी। अधिक से अधिक हथियार बनाए जाने प्रारंभ हो गए। 1874 में कहते हैं कि जर्मनी के पास 4 लाख सैनिक थे, और 1914 में 8,50,000 सैनिक तो उनके रेगुलर सैनिक थे, और 5 लाख प्रशिक्षित नागरिक थे। इसी प्रकार से फ्रांस में 6,50,000, रूस में 15 लाख। और केसर विलियम द्वितीय ने सेना पर ही नहीं, नौसेना के विकास पर बल दिया, और उसने कहा था कि हमारा भविष्य जो है अब समुद्र की ओर है, हमारा भविष्य अब समुद्र की ओर है, और हम जो है अपनी थल सेना के समान अपनी नौसेना को भी ताकतवर बनाएंगे। इस बात का प्रतिक्रिया होनी थी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड जो है विश्व का नंबर 1 नौसैनिक देश था। इंग्लैंड का सीधा सीधा एक बात हुई कि इंग्लैंड जो है विरोधी ग्रुप के अंदर शामिल हो गया। यानी वो फ्रांस की तरफ चला गया, फ्रांस रूस और इनका गठबंधन बन गया। और ये अस्त्र शस्त्रों की होड़, अभी जो ये बात इसने कही, केसर विलियम द्वितीय ने कही कि समुद्र पर हमारा भविष्य है। अगर एक युद्ध पोत जर्मनी ने बनाया तो उसके एवज में 4 या 6 युद्ध पोत बनाने की नीति अपनाई कि जर्मनी कहीं भी नौसैनिक मामले में कहीं भी इंग्लैंड का समतुल्य ना आ जाए, जो कि इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के साम्राज्यों के लिए, इंग्लैंड देश के लिए भविष्य में नुकसानदायक ना हो जाए। इसलिए जो है अस्त्र शस्त्रों की होड़ लगी। और भाई फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, ये सारे के तुर्की, सारे देश एक दूसरे के खिलाफ हथियार जो है ज्यादा से ज्यादा हथियार बांटने लगे। परिणाम बेटा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में आमने सामने खड़े हुए। यहां तक समझ आया भाई?
बेटा समझ में आया कुछ? दूर धर के बैठे हो गए सारे। ये दीक्षा निधि कि मैं सुनो भी हो कि ना सुनो, कदे बस क्लास का बहाना ही चल रहा हो। फिर ठीक ही में पल्ला पड़े है, फिर ठीक है। कहीं ऐसा ना होगा अपना धर के बेटा एक साइड में अपना जो है जोर लाई रखू था। ठीक है सर, बोली जाएंगे। अब क्या हुआ बेटा, कुछ से घटनाएं घटी जिनके कारण विश्व में जो है एक देश दूसरे देश के खिलाफ होगा। एक तो है मोरक्को संकट। मोरक्को जो है ना, अफ्रीका में एक छोटा देश था और 1905 ईस्वी में यहाँ फ्रांस ने अपना उपनिवेश बसा रखा था। यहाँ के लोगों ने फ्रांस के खिलाफ जो है बगावत करनी प्रारंभ कर दी। मोरक्को के अंदर जर्मनी भी अपने हित देखता था, जर्मनी भी यहाँ अपने हित देखता था। परिणाम, यहाँ कुछ सुधारों के नाम पे फ्रांस ने काम करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने इस बात को चुनौती दी। संभावना ये होगी कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे के खिलाफ सेना भेजने को तैयार हो गए, सेना खड़ी हो गई एक दूसरे। ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों देशों के मध्य कभी भी युद्ध हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन भाई इनके मध्य जो है इंग्लैंड और अन्य देशों ने बीच बचाव करके इस संकट को उबार दिया। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ था, इससे ये क्लियर हो गया, फ्रांस की जो जर्मनी की आपस में दुश्मनी थी वो दुश्मनी और बढ़ गई। एक अगाधीन संकट 1911 बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते मोरक्को जो संकट था, इसके बाद एक नया सिस्टम क्रिएट हो गया। मोरक्को के जो देश लोग थे वो फ्रांस का विरोध कर रहे थे, फ्रांस का विरोध कर रहे थे। और जो है इसका बहाना बनाकर फ्रांस ने मोरक्को का शहर जो था फेज, वो एक सेना भेज दी। और 1905 में समझौते के तहत ये हुआ था कि सेना नहीं भेजी जाएगी। जर्मनी ने इस बात का विरोध किया और जर्मनी ने क्या करा, जर्मनी ने अपना युद्धपोत भेज दिया। चल भाई, अदारगीर बंदरगाह के ऊपर अपना युद्धपोत भेज दिया। पैंथर नामक युद्धपोत है। साथ ही जर्मनी और फ्रांस जो था, संपूर्ण फ्रेंच कांगो, यानी अफ्रीका में एक देश आज फ्रेंच कांगो था, उसके ऊपर अपना दावा ठोक दिया दूसरा ने। अब इंग्लैंड चिंतित हो गया। क्यों हो गया भाई? इंग्लैंड इसलिए चिंतित हो गया, अगर मोरक्को के अंदर अगर जर्मनी अपना नौसैनिक अड्डा बना देगा तो हित किसके नुकसान होंगे? हित जो है प्रभावित होंगे सबसे ज्यादा इंग्लैंड की, क्योंकि यहीं से जो भारत के लिए और एशिया महाद्वीप के लिए चक्कर काट के आया करती है, अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट के आया करते। परिणाम ये हुआ, अब जो है जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड खड़ा होगा। फ्रांस और इंग्लैंड की मित्रता धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी। ये जो अदागीर संकट था, युद्ध तो टल गया, फ्रांस को और इंग्लैंड को दोनों को और नजदीक ला दिया और जर्मनी इनका कट्टर विरोधी हो गया। और भी बाल्कन युद्ध होते बड़े इंपॉर्टेंट है। 1912 और 13 ईस्वी में बाल्कन युद्ध हुए। कहते बाल्कन युद्ध थे क्या? बाल्कन युद्ध बेटा सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में एक समझौता हुआ था अगस्त 1912 में। बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान, मॉन्टेनिग्रो का एक संघ बना और इन सभी ने मिलकर तुर्की के खिलाफ युद्ध करे। 1912 ईस्वी में हुआ और 1913 में हुआ। रूस जो था, रूस भी इस युद्ध में डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल था। युद्धों का परिणाम क्या निकला? यूरोप में तुर्की का साम्राज्य विखंडन हो गया। रूस चाहता था कि इसका साम्राज्य टूटे, इंग्लैंड चाहता है इसका साम्राज्य ना टूटे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन रूस के प्रभाव के कारण यूरोप से इसका साम्राज्य जाता रहा। अब जो ये बाल्कान जो देश थे,
जो बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान, जितने भी ये देश थे, इन देशों के अंदर एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा भाग को अधिकार करने के मामले में आपस में समझौते हो गए, कब्जा करने लगे। जो बाल्कान दूसरा युद्ध हुआ, इसमें बुल्गारिया जो अत्यधिक असंतुष्ट था। बुल्गारिया का सपना था कि एक बड़ा जो बुल्गारियन क्षेत्र बनेगा, जो बुल्गारियन जो जाति के लोगों का इकट्ठा होगा। लेकिन रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, इन जो है इसकी सहायता नहीं मिली किसी प्रकार की, और वो जाकर जर्मनी ग्रुप में शामिल हो गए। जब युद्ध हुआ था तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया, ये 4 देश एक साइड, बुल्गारिया इसी साइड रहा, बाकी सारे देश उस साइड रह गए थे। इन युद्धों का परिणाम ये हुआ कि सर्बिया को घना लाभ हो गया, सर्बिया ताकतवर हो गया, और ऑस्ट्रिया के खिलाफ सर्बिया खड़ा होगा, और धीरे धीरे जो रूस का उसको समर्थन प्राप्त होने लगा। बाल्कान युद्धों के कारण विश्व में ऐसी घटनाएं घटी कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ हो गया। ऐसा भी लगने लग गया था कहीं जो है अटैक ना हो जाए, एक दूसरा का जो युद्ध यहीं शुरू ना हो जाए, और देश धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ 5-6 देश तो इकट्ठे हो गए थे युद्ध में, ऐसा प्रतीत जो है होने को था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात और है भाई, किसी भी प्रकार का संगठन ना हुआ, अंतरराष्ट्रीय संगठन का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, इससे पहले ठीक है हेग में सम्मेलन हो गए थे, लेकिन ऐसा कोई भी सम्मेलन नहीं था, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं था, ऐसा कोई भी, जैसे राष्ट्र संघ बना, संयुक्त राष्ट्र संघ है आज, ऐसा कोई भी संगठन नहीं था कि भाई जो जर्मनी को, फ्रांस को, ऑस्ट्रिया हंगरी को, सर्बिया को, इटली को, इन सभी देशों को आपस में बैठा ले, और बैठा के इन देशों को आपस में समझा दे कि युद्ध का कोई, जैसे आज अगर युद्ध होने लग जाए, अभी आपने देखा था यहाँ फिलहाल जो है अपने एशिया महाद्वीप में युद्ध हुआ था, फिलिस्तीन एक साइड, और धीरे धीरे कुछ मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन तो मिलना गया, लेकिन फिलिस्तीन ने था, इजराइल। फर्क क्या हुआ, विश्व के देश जो है जागे, और उन्होंने देखा कि भैया तो विश्व युद्ध या कोई बड़ा युद्ध हो जाएगा या परमाणु बम का प्रयोग हो जाएगा, तो उन लोगों ने आपस में जो है इनको समझा दिया। ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं था, ऐसे कोई नियम भी नहीं थे कि एक ग्रुप जो है अगर दूसरा ग्रुप ने छोड़ दिया, जैसे इटली त्रिगुट का सदस्य था, नीचे नीचे उसने समझौता कर लिया फ्रांस गिल है। इसी प्रकार से फ्रांस, इंग्लैंड और रूस मित्र थे, लेकिन फ्रांस, जर्मनी ने रूस के लिए समझौता कर लिया गुप्त। तो ये समझौते थे, इन समझौते की कोई मान्यता नहीं थी। केसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षा, जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण होने के बाद अब जो है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी एक ताकतवर राष्ट्र था पहले भी, सार्डिनिया पिडमांट यहाँ था, अब जर्मनी जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। केसर विलियम द्वितीय के स्पष्ट कहता था विश्व प्रभुता या सर्वनाश, यानी विश्व में सबसे नंबर 1 या विनाश हो जाए, कह तो टॉप में और कह खत्म। इसका खुद का चरित्र जो था युद्ध का था, युद्धों में विश्वास करने वाला था, और अत्यधिक क्रोधी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने अपनी थल सेना को विश्व की नंबर 1 सेना बना लिया, और इसने नारा दिया कि अब समुद्र हमारा है, समुद्र जो है हमारा है, और भविष्य में हमारा जो निर्भरता रहेगी वो समुद्र के ऊपर रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा नौसेना को स्ट्रांग बनाने पर रहेगी। इसने कहा कि जो है जब तक चैन नहीं लूंगा, जब तक मेरी नौसेना थल सेना के समान स्ट्रांग नहीं बन जाती।
सीधा सीधा जो है विश्व के सभी देशों के लिए चुनौती थी। तो जो जर्मनी के विरोधी देश थे वो इकट्ठे होते चले गए। जब भी कोई बात आती केसर विलियम द्वितीय उसी वक्त जो है अपना जो टांग अड़ा देता था, रिजल्ट की परवाह नहीं करता था, क्योंकि चाहता था कि युद्ध हो जाए, कोई होने दो। प्रेस की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतिहासकारों का एक बड़ा ग्रुप एक बात कहता है कि जो प्रेस थी ना, प्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध कराया। जब केसर विलियम द्वितीय ने फ्रांस के खिलाफ बोलना शुरू किया, थोड़ा बहुत बोला, तो इन्होंने अपने राजा को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर फ्रांस विरोधी बातें लिखनी शुरू कर दी। जब इंग्लैंड के खिलाफ बात होने लगी तो इंग्लैंड के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ सर्बिया के समाचार पत्रों ने लिख दिया। फ्रांस के समाचार पत्रों ने इंग्लैंड इसके जर्मनी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। इसी प्रकार के इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने जर्मनी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। रूस के समाचार पत्र अपनी रामकहानी बना रहे। बेटे समाचार जो पत्र थे, इन समाचार पत्रों का एक बड़ा रिजल्ट रहा। कहते कि सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होने वाला एक था बोर्स गजट, जून 1914 में बड़े अक्षरों में लिखा गया, रूस तैयार है। रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार होने की आवश्यकता है। कब? जब सर्बिया को अल्टीमेटम दिया गया ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा। ये सीधी की सीधी जो है, अब जर्मनी के लोगों ने इस बात को ऐसा ले लिया कि भाई हमारे खिलाफ है। आपको एक बात और भी इंपॉर्टेंट बताता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसके लिए समाचार पत्रों के द्वारा ऐसा माहौल क्रिएट हो जो हमारा है। ये हमारे समाचार पत्र, जो हमारे फिलहाल के समाचार पत्र, चाइना के समाचार पत्र, उधर जो है पाकिस्तान के समाचार पत्र, हर देश के समाचार पत्र जो विरोधी देश हैं, एक दूसरे के खिलाफ आग उगले। टीवी चैनल देख लो, उन्हें पाकिस्तान उन्हें हमारा ले जमानू युद्ध की हिस्सा दे दे गई, बेयुद्ध हो गया दोनों आगे। इनमें युद्ध की सारी संभावना हमारी शक्ति तक बता दे, वो उनकी शक्ति, वो उनकी शक्ति। युद्ध का रिजल्ट तो नुकसानदायक ही होता है। तो क्या हुआ, प्रेस के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, ऐसा एक इतिहासकारों का बहुत बड़ा धड़ा मानता है। प्रेस के कारण ही हर देश में उग्र राष्ट्रवाद आ चुका था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने घोषणा की जर्मनी के विरुद्ध, और जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का आगाज हुआ, कि कहते हैं कि लाखों की संख्या जर्मनी में इकट्ठी हुई, लाखों की संख्या जो है फ्रांस में इकट्ठी हुई, लाखों की संख्या रूस में इकट्ठी हुई, लाखों की जनसंख्या जो इंग्लैंड में इकट्ठी हुई, और उन्होंने गीत गा गा के युद्ध का स्वागत किया था। पहला युद्ध ही विश्व का एकमात्र युद्ध ऐसा है जिसमें जनता इकट्ठी होकर युद्ध का समर्थन करती है। और ये युद्ध इतना लंबा क्यों चला, इसके पीछे भी ये समाचार पत्र थे, ये भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी कि खत्म हो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इजाज़त 5 साल चल गई हो ना, तो बीच में जो खत्म हो जाता, इससे पहले भी। बोस्निया संकट 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस में बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रशासन जो ऑस्ट्रिया को सौंपा था, लेकिन एक शर्त थी, भाई अपना उसमें ना मिला होगा, ये बात भी कह रखी थी। अब क्या हुआ, सर्बिया में नाराजगी थी ऑस्ट्रिया हंगरी का और सर्बिया का आपस में जो द्वेष का कारण ये था, यहाँ सर्ब जाति के लोग रहते थे इनमें, और जो सर्बिया चाहता था कि ये इमारती मिले, प्रशासन का उत्तरदायित्व दे दिया ऑस्ट्रिया को, और सर्बिया के लोग जो इसको मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनाना चाहते थे, भाई बड़ा स्लाव क्षेत्र बन गया, और रूस का समर्थन था। क्या हुआ, अब सर्बिया ने डायरेक्ट नहीं होया कोई बात, इनडायरेक्ट नीचे के नीचे से हेल्प शुरू कर दी, उनको हथियार दे, गुप्त संस्थाएं से हथियार देने शुरू कर दिए, लोगों को धन देना प्रारंभ कर दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लोगों को उकसाना शुरू कर दिया, और रूस का समर्थन है। अब क्या हुआ, अब एक घटना घटती है, कहते कि 1908 के अंदर ऑस्ट्रिया ने
सहयोग लेके, किसका सहयोग लिया? सहयोग लिया जर्मनी का। जर्मनी से आश्वासन लेके कि अगर युद्ध हो जाए सहायता करूंगा। इन दोनों प्रांतों को, बोस्निया और हर्जेगोविना दोनों प्रांतों को अपने क्षेत्र में मिला लिया डायरेक्ट। पहला प्रशासन था, डायरेक्ट मिला लिया। इस बात का जो सर्बिया ने विरोध करा, रूस विरोध में है, ना तो फ्रांस चाहता, ना फ्रांस की कोई रुचि है, और ना जो इंग्लैंड चाहता ही नहीं। इंग्लैंड भी नहीं चाहता, इंग्लैंड का मतलब ही नहीं, वो पारी देश है, उसने, इन देशों ने कोई सहयोग नहीं किया। हाँ, एक काम हुआ कि यहाँ जो है राष्ट्रीय आंदोलन चाल पड़ा, उग्र हो गया, सर्वस्लाव आंदोलन चाल पड़ा। ऑस्ट्रिया के खिलाफ नारे लगने लगे, लोगों को भड़काया जा, अखबारों में, समाचार पत्रों के माध्यम से ऑस्ट्रिया का नाश हो गया, नारे लगने लगे। और सभी जो है स्लाव लोग इकट्ठे हो जाओ, सर्वस्लाववादी आंदोलन चला। अब आता है युद्ध का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण जो है, ऑस्ट्रिया हंगरी का युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया का राजकुमार भी था और युवराज भी था। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड बोस्निया के नगर सेराजेवो में पहुंच गया। यहां बेटा इसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। जब इसकी हत्या हो जाती है ना वहां, तो अब क्या हुआ? अब जो है सर्बिया के खिलाफ, क्योंकि सारा का सारा दोष ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर मंडा, उसे अल्टीमेटम दे दिया गया। पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया जो अपने राजकुमार की हत्या के लिए, अपने युवराज की हत्या के लिए सर्बिया को दोषी मानने लगा। समाचार पत्र चिल्लाने लगे खुला कि इस पर अटैक कर दो। ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री बर्चटोल अल्टीमेटम दे दिया कुछ मांगों के लिए, और 23 जुलाई का टाइम टेक दिया इसको। 23 जुलाई को एक अल्टीमेटम दिया, ले भाई ये पकड़ संभाल, टाइम तो बीता कुछ, और कहा मात्र 48 घंटा टाइम दे दिया। हालांकि जो है 23 जुलाई को अल्टीमेटम दिया था और 28 जुलाई 1914 में युद्ध होता है, 5 दिन तो मिल गए फिर भी, लेकिन ये कहता है कि 48 घंटा टाइम दे दिया। अब सर्बिया को शर्तें दे दी गई, सर्बिया ने सारी शर्तें मान ली, एक छोड़ दी, और उसका समर्थन था, उसके इसकी प्रभुसत्ता को भी खतरा था। परिणाम ये हुआ कि अब जो है दिक्कत होगी। दिक्कत क्या हुई? ऑस्ट्रिया ने जर्मनी का सहयोग लेकर, जर्मनी की वाले जो का आश्वासन लेके सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जो है ऑस्ट्रिया और जर्मनी इकट्ठे हो गए। दूसरी तरफ रूस ने सर्बिया को साथ दे दिया, और धीरे धीरे फ्रांस ने भी आश्वासन दे दिया, रूस थी चल भाई। अब दो देश एक साइड हो गए, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, दूसरी साइड रूस, सर्बिया और फ्रांस हो गई। ये विश्व युद्ध का आगाज था। इसके बाद धीरे धीरे विश्व के अन्य देश भी साथ आ गए। युद्ध रोकने के कुछ प्रयास भी हुए। सबसे ज्यादा प्रयास अगर किसी ने कराया तो ब्रिटेन ने कराया था, और ब्रिटेन का युद्ध उस टाइम विदेश मंत्री था एडवर्ड ग्रे। इसने जो है यूरोप में शांति स्थापित की, क्योंकि बेटा इसके सारे हित इसके साथ मिले हुए थे। इसने क्या कहा? ग्रे ने जो कहा कि रूस को और ऑस्ट्रिया में सीधी वार्ता करा दे। फ्रांस नाट गया, जो नहीं चाहता था, कि वो चाहता मैं बीच में आऊं और बात में। इसके बाद इसने कहा कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इनके राजदूत जो है लंदन में आ जा। उस तक जर्मनी नाट गया। जर्मनी नाट गया भाई, ना लंदन में नहीं होना चाहिए, मैं नहीं मानता, होगी बात। इसी दौरान कहते हैं 27 जुलाई को फिर ग्रे ने जर्मनी से अनुरोध किया कि भाई युद्ध रुकवा दे। युद्ध रुकवाने के लिए कहा। अब क्या हुआ? युद्ध कौन रुका? इससे पहले घोषणा हो चुकी युद्ध की। देखते देखते विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो गया, और जो है एक साइड तो लगभग जो है 24-25 देश थे, और एक साइड 4 देश थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की एक साइड थे, और बेटा इंग्लैंड, फ्रांस, फिर जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया,
चीन, यूनान, भारत भूत भी सब की में इसमें शामिल होगी, क्योंकि भारत उपनिवेश था, उपनिवेशों को शामिल कर लिया गया। एक साइड कहते 2 करोड़ 20 लाख सैनिक युद्ध लड़ रहे थे जर्मनी की तरफ से, इसको केंद्रीय ध्रुवी शक्ति कह देते हैं। और मित्र गुट जो है 4 करोड़ 20 लाख सैनिक, तो जो है 6 करोड़ 40 लाख सैनिक तो डायरेक्ट रूप से युद्ध में शामिल थे। और जो है उसके बाद ये पहला युद्ध था जो इतने विश्व स्तर के ऊपर ये युद्ध लड़ा गया था।